हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके कृतिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिसे लिखा है मधु कांकरिया जी ने। इसके पार्ट 1 को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि कैसे मधु कांकरिया जी गैंगटॉक जा रही हैं और किस तरीके का सीन आ रहा है उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 के बाद का हिस्सा है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट लिखा है, हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, जो कि ड्राइवर कम गाइडर ज़्यादा था। वो बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पीछे एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि ये ऊंचाई पर चढ़ना और ज़्यादा मुश्किल होता है। उतरना तो आसान होता है, परंतु चढ़ना मुश्किल होता है। तो ये जो बच्चे हैं, ये 3-3.5 किलोमीटर रोज़ चढ़ाई करके स्कूल पहुंचते हैं। क्या स्कूल बस नहीं है? ऐसा लेखिका कहती हैं। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बरवीला यानी बड़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा। यानी कि शहरों में जैसे मोटे हट्टे खट्टे इंसान कैसे होते हैं, यहाँ आपको उतना मोटा इंसान नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे यानी सिकुड़े हुए और ज़्यादा छोटे हो जा रहे थे चौड़ाई में। कई बार लगता था जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया, कि एक जीप ही आए अगर बगल से बाजू से उसके एक साइकिल भी नहीं गुजर सके, कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में गिर जाएंगे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। यहाँ लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सजगता दिखाई जा रही थी कि आप धीरे चलाएं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर मैन एंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। अब यहाँ पे बताया गया है कि आगे सावधानी पूर्वक चले, लेकिन जब ये लोग गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ इंसानों को खाने वाले जानवर नहीं, बल्कि वहाँ दूध देने वाले याक दिखे इनको। पहाड़ों पर गिरते बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने गले बालों वाले याक इनको देखने को मिले। सूरज ढलने लगा। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों की भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, यानी सिक्किमी परिधान है ये, वो पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम के से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू यानी सिक्किमी जो परिधान है, कपड़े हैं, वो पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं उसके पीछे जान पड़ी थी। इतना
अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहनीय था। वो जो स्त्रियां काम कर रही थी चाय के बगान में, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनके जो चेहरे के गुलाबी रंग है, मेहनत से, कड़ी मेहनत से जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, उन्होंने जिस तरीके के परिधान पहने थे, वो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और ये जो सुंदर है, इतना अधिक सुंदर लग रहा था कि ये असह्य हो गया था लेखिका के लिए। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा, रुकना पड़ा था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी निश्चिंत सो रही थी, ऐसा लग रहा था वहाँ। क्योंकि ऐसा लगता था कि आकाश को छूती हुई पहाड़ों में एक शांत बस्ती थी, वो था लायुंग, जहाँ ये लोग पहुँचे। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता नदी में मिल रहा था। ऊपर से जो झरना था वो नीचे आकर नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, धीरे धीरे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। अब इतना शांत वातावरण है, प्रकृति के बीच में बैठी हुई हैं, इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई, मतलब बिना कारण के ही आंखें भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है, मतलब जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, ऐसा अपराध किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ पौधे, पशु, ये आदमी है, इनके जो नदियां हैं, इनके जो लय ताल है, इसी से पूरा जो वातावरण है ये सुंदर लगता है। लेकिन आज की पीढ़ी ने, अभी की पीढ़ी ने, हमारी पीढ़ी ने इसे खिलवाड़ किया है, जिसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया है। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपने अंजुलि में भरा, अतीत भीतर धड़कने लगा, स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूँ? अब ये अंधेरे होने के पहले पहले वहाँ की जो शिलाएं हैं, पत्थर है, वहाँ से जिस प्रकार से नदियाँ बह रही थी, इन्होंने बहते हुए पानी को अपने हाथों में, हथेली में लिया और यादों में खो गई। और जब भी हम लोग जल हाथ में लेकर कुछ संकल्प करते हैं तो ये भी सोच रही हैं कि अब मैं क्या संकल्प करूं। पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल यानी विष, यानी जहर, हलाहल मतलब जहर, सारी तामसिकताएं बह जाएं, जो बुराइयां हैं वो बह जाएं इसी बहती धारा में, इसी नदी की जो तिस्ता नदी है उसकी धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया। तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए, यानी युवतियों को भी मात दे दिया। उन्होंने वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक रह गए और उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही थी।
यहाँ पे कहा गया है कि किस प्रकार से पूरा जो हिमालय है, बादल एक काले कंबल की तरह ओढ़ दिया गया है, ओढ़ा गया बादल से। और जितेन गेस्ट हाउस में किस प्रकार से नृत्य कर रहा है। और इनकी जो 50 वर्षीय सहेली है मणि, उन्होंने तो कुमारियों को भी, युवतियों को भी मात दे दिए, हरा दिया है। कितना सुंदर उन्होंने यहाँ पे नृत्य किया है। कहाँ से आती है इतना आनंद उनके अंदर। लायों की सुबह थी, बेहद शांत वातावरण था। तीस्ता नदी अपने शांत धारा बहा रही थी, कलकल करती बह रही थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल की शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं दिखा। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। ये कितना ज़्यादा ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते, क्योंकि ये जो बर्फ़ से ढके पहाड़ होते हैं ये शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए ये लेखिका बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अप्रैल के महीने में उसे ये नज़ारा देखने को नहीं मिला। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तियां बर्फ़ मिल जाएंगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव जो भी अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुप कर लिया था। गुडुप यानी खा गया था, पूरा निगल लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। अब भारत का स्विट्ज़रलैंड बताया गया कटाव, जो कि अभी सुर्खियों में नहीं है, इसीलिए वो बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग भीड़ करते हैं, वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, तो वो चीज़ें दिन पर दिन कम होती जाती है, उसकी जो सुंदरता है वो कम होते जाती हैं। ये जो है ये लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और 2 घंटे लगते थे जाने में इसमें। जब वो नवयुवक से बात कर रही थी तो उसकी जो पत्नी है, घरवाली है, वो घर से सारी बातें इनकी सुन रही थी। तभी अचानक से गाय आती है और उसके थैले में जो भी सामग्री रहती है वो निगल जाती हैं। इसी को देखकर उसकी पत्नी, नवयुवक की पत्नी, उस गाय को झड़कियां देकर भगाती हैं। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था, उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से निकल पड़ा वहाँ से। चला रहा था गाड़ी, जो जीप है वो अंदाज से चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादल की परत, सब कुछ बादल में, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो जो जितेन गाड़ी चला रहा था वो भी अपने अंदाज से, अपने अनुभव से। बादलों को चीरकर निगलती हुई हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश, एक झुक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देरी भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा फिर हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूमने आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी तो इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है जितना हमारा कटाव है। तो ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे,
रास्ता बहुत खतरनाक था। जगह जगह चेतावनी लिखी गई थी कि दुर्घटना से बचना है तो सावधानी बरते। और ये लोग कह रहे थे ये जो कटाव है ये तो स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर है। स्विट्ज़रलैंड ना इतनी ऊंचाई पर है और ना इतना सुंदर है। तिमरो माया सैंधे मलाई सताऊ छू, यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चाहों ओर बिखरी यह बर्फीली जो सुंदरता है जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी। प्रेम की अलौकिक नदी में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा। हम सभी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। अब जो लोग यहाँ घूमने आए थे वो लोग इसकी सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था कि जैसे किसी में इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। ऐसे लग रहा था जैसे इतने सुंदर वो लग रहे थे कि किसी ने उस पर पाउडर छिड़क दिया हो उस पर्वत पे। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ़ थी। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़ कितने सुंदर लग रहे थे और पर्वत में बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रहा था। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। वह उछल पड़ा। यहाँ पे राम रोछो यानी अच्छा है। वह उछल पड़ा। अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह वहाँ पे गिरने लगी। ये जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर है। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। मन बहुत खुश हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, अब इतना कहते ही वो चुप हो जाती हैं। नेक्स्ट है, दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। ये प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करने में ज़्यादा लीन थी, न कि फ़ोटो खिंचवाने में, जिससे महानगर के डार्क रूम में इससे फिर देख सकूं। जब ये अपने शहर लौटे तो इसे याद कर सके। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। इतने सुंदर पहाड़ों में उनका घर हुआ करता था। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिना का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा ही बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। ये इतना सुंदर है, ये जो प्रकृति है ये इतनी सुंदर है कि कहा जा रहा है कि यहाँ ऋषि मुनियों ने भी वेदों की रचना की होगी। जो महामंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिना, ये भी यहीं लिखा गया होगा। करुणा का अवतार बुद्ध भी यहाँ रहे होंगे। तो ये जो सारी सुंदरताएं हैं ये हमें यहाँ देखने को मिल रही थी। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा
था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा रह जाता था और दूसरे का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता? तो यहाँ पूछा जा रहा है, ये इतना सुंदर है कि शैतान भी अगर उसे देख लेता है तो वो भी ठगा जाए। क्यों? क्योंकि वो भी भूल जाए, अगर किसी के बारे में बुरा करना चाहता है शैतान बुरा ही करता है और बुरा करना चाहता है, तो वो भी उस समय कुछ क्षण के लिए वो चीज़ भूल जाए। तब लेखिका ने पूछा मणि से कि आपने ये मिल्टन की कविता पढ़ी है? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ़ शिलाएँ पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट देती है, यानी बुझाती है प्यास को। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की कि सर्दियों के मौसम में बर्फ़ जम जाता है, गर्मियों के मौसम में यही बर्फ़ पिघल जाती है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, तभी उदासी की एक क्षीणी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़िनों का ख्याल आ गया कि वो पहाड़िनें जो यहाँ रहती हैं वो कितना मेहनत करती हैं। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, यानी उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, बहुत ज़्यादा ठंड, आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होती है यहाँ पे? होती तो होगी ही। वह हंस दिया, एक उदास हंसी कि होती है लेकिन रहते हैं वो लोग। आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। ये भी हमारे सिपाही भी कितनी मेहनत करते हैं, कितना कष्ट सहते हैं हम सब के लिए। एक सैल्यूट हमारे सिपाहियों के लिए भी बनता है इस चीज़ के लिए। फेरी फेटुला यानी फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखी एक फौज छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम लोग आज अपना देते हैं आपके कल के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौरुष और जवान जो है पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में भी हमारे प्राण काँप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपने मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए होंगे। मतलब कितनों ने अपना जीवन इसके निर्माण में ख़त्म कर दिया होगा। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था कि लोगों ने कितना परिश्रम किया है हम सब के लिए और अभी भी कर रहे हैं। बहरहाल अब हम लायोंग वापस लौटकर फिर यूमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ही आया था। यूमथांग घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल थे। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी से इस कदर ये फूलों से भर जाएगी कि लगेगा फूल की ही सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास थोड़ा कम हुआ। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यूमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगने लगा। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ को देख लो तो उससे जो कम अच्छी चीज़ है वो आपको कम अच्छी लगती है। यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र।
कि रास्ते में आपको बहुत सारी अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबा हुआ में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं है कि कभी जीप में बैठने को हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्ता पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। बहुत ही अद्भुत बात है ये। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है क्योंकि हम इसकी देखरेख करते हैं, इनको अपने ईश्वर की तरह पूजते हैं। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटॉक कहिए। इसका असली नाम गंगटॉक है। गंगटॉक का मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगती है। तो कितनी सुंदर तरीके से इस स्टोरी को, यात्रा वृतांत को मधु कांकरिया जी ने हमारे समस्त चीज़ों को लाया है। प्रकृति कितनी सुंदर है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसकी सुरक्षा के लिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए। तभी हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा। नहीं तो आज के वातावरण के कारण वो प्रदूषित होता जाएगा और एक तरफ से ये प्रकृति अपने अंतिम छोर तक पहुंचती जाएगी, ये नष्ट होती जाएगी। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखें, साफ रखें और अपनी प्रकृति की रक्षा करें। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जो कि गैंगटॉक की कहानी थी। यात्रा किस प्रकार से हुई लेखिका की। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।